हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनालॉग सर्किट। इस लेक्चर में हम जिया कोलेटर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हाइब्रिड पाई मॉडल भी कहा जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने ट्रांजिस्टर को एट लो फ्रीक्वेंसी पर स्टडी किया है विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड मॉडल। और जैसा कि हमें पता है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से जो ट्रांजिस्टर एट हाई फ्रीक्वेंसी पे आप हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू द हाइब्रिड पाई मॉडल और जिया कोलेटर मॉडल, हम पहले एक ट्रांजिस्टर के बिहेवियर को देखते हैं कि वो एक हाई फ्रीक्वेंसी पे कैसा बिहेव करता है। सो ये एक ट्रांजिस्टर है और इसके टर्मिनल के बीच में कैपेसिटेंस को दिखाया गया है, लाइक कलेक्टर एंड इमीटर के बीच में कैपेसिटेंस, कलेक्टर एंड बेस के बीच में, और बेस और इमीटर के बीच में कैपेसिटेंस दिखाया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एक ट्रांजिस्टर है वो उसमें दो जंक्शन होते हैं, एंड वो दो जंक्शन या तो वो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में वर्क करता है। तो एज वी नो दैट इन केस ऑफ द फॉरवर्ड बायस, जो जंक्शन है उसके बीच में एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्रिएट होता है, और इन द सेम मैनर अगर जंक्शन के बीच में रिवर्स बायस बाइसिंग किया हुआ है तो उस वहाँ पे एक ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की तरह वो जंक्शन एक्ट करता है। तो जैसे ही हम हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो ये जो कैपेसिटेंस है वो पिक्चर में आ जाते हैं। इनकी वैल्यू जो है काफ़ी लो हो जाती है। अब वही अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे देखें तो इसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है, जिसके कारण ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है एट लो फ्रीक्वेंसी। और जैसे ही हम हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो ये एक इसकी जो इम्पिडेंस है वो लो शो करता है, और ये जो कैपेसिटेंस है जो इन बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांजिस्टर क्रिएट हो रहे हैं उसे स्ट्रे कैपेसिटेंस कहते हैं। सो वी कैन राइट हियर लाइक the stray capacitance C dash, and it is due to the junction capacitance, diffusion capacitance and transition capacitance. That we can also say that they are the junction capacitance, and CD and CT. And we can also write like ZC is equal to 1/2 pi FC, the value of यहाँ आपका जो C का वैल्यू होगा that is very small, C dash is small. So at low frequency ZC dash is very high, and it act as a open circuit. And if we increase the frequency here, so at high frequency ZC dash will very low, and at very high frequency C dash act as the ZC will be very low, and C dash will act as short circuit.
सो इफ़ अगर हम यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, इफ़ वी आर टेकिंग द आउटपुट एट कलेक्टर, then output will become V naught is equal to Vc is equal to, due to the short circuit of the capacitance at high frequency, the output would be 0. So we can write here like, as frequency increases, Zc dash decreases and output V naught decreases, so the gain would decrease. Further we can see that this is a transistor and अगर ये एक नॉर्मल एक्टिव मोड में काम कर रहा है तो इमीटर एंड बेस टर्मिनल जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा होगा, डिप्लीशन विड्थ होगा वो कंपैरेटिवली स्मॉल डिप्लीशन विड्थ यहाँ पे क्रिएट होगा एंड so this is a forward bias and it will create diffusion capacitance. And in एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन में कलेक्टर एंड बेस टर्मिनल जो होगा वो रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, तो इसकी डिप्लीशन विड्थ भी जो है चौड़ी होगी, डिप्लीशन विड्थ रिवर्स बायस एंड यहाँ जो कैपेसिटेंस क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस. और अगर आप एक ट्रांजिस्टर का गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो प्लॉट कुछ इस तरह से नज़र आता है. तो ये ग्राफ जो है इनिशियली इट विल गिव एट लो फ्रीक्वेंसी हाई वैल्यू एंड जैसे जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जाता है तो वो गेन जो है वो डिक्रीज़ होते जाती है. तो जैसे हमने यहाँ पे समझा है एट लो फ्रीक्वेंसी the capacitance act as a open circuit and जैसे ही आपका frequency बढ़ता जाता है and high frequency this circuit will come into the picture and it act as a short circuit and as a short circuit the output voltage become 0 and output voltage the gain will become also 0. So we can write at high frequency the transistor act as a low pass filter. तो ये जो ग्राफ जो है एक लो पास फिल्टर की तरह है जो कि एट लो फ्रीक्वेंसी इट इज शोइंग द हाई वैल्यू एंड जैसे एंड हाई फ्रीक्वेंसी इट इज शोइंग द ज़ीरो वैल्यू. So act as a low pass filter and this is because of the diffusion capacitance, transition capacitance and stray capacitance जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है. Now come to the topic hybrid PAM model and as per syllabus हमें कॉमन इमीटर हाइब्रिड मॉडल के बारे में स्टडी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक हाइब्रिड कॉमन इमीटर हाइब्रिड PAM मॉडल को ड्रॉ करता हूँ, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल.
So this is a hybrid pi model for common emitter configuration and हम लोग यहाँ देख सकते हैं that emitter is common at the input terminal side and output terminal side and output हम लोगों ने collector से लिया है, current is flowing IC and input current आपका base current है and input voltage is a VBE. And we can see here that the base terminal एक B है और एक B dash it is representing. So B is showing the external base and B dash is showing here the internal base or virtual base. So we can write it also that B is external base and B dash is internal base or virtual base. RBB is called here is a base spreading resistance. So we can write it RBB dash base spreading resistance. तो सबसे पहले हमारे जहन में ये आता है कि यहाँ हमने दो बेस को टर्मिनल को डिफाइन किया है. वन इज़ द बी इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल बेस एंड अनदर वन इज़ द बी डैश इज़ द इंटरनल बेस और इन बिटवीन दैट द रेजिस्टेंस इज़ द RBB डैश दैट इज़ द बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस. सो तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल बेस क्या है और क्यों इस सिर्फ बेस में ही ये मतलब ये एक्सटर्नल और इंटरनल बेस आपको दिख रहा है, क्यों नहीं एक्सटर्नल इमीटर और इंटरनल इमीटर यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है. या अगर आप देखें तो कलेक्टर में भी आपको कोई एक्सटर्नल कलेक्टर और इंटरनल कलेक्टर दिखने के लिए नहीं मिल रहा है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज़ द एक्सटर्नल बेस एंड व्हाट इज़ द इंटरनल बेस. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. जैसा कि हम जानते हैं कि एक ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है. इसमें आपका एक इमीटर रीजन आता है, एक बेस रीजन आता है और एक कलेक्टर रीजन आता है. और जो कलेक्टर जो एरिया होता है कलेक्टर का वो सबसे बड़ा होता है, देन आपका इमीटर का होता है एंड देन सबसे छोटा जो एरिया जो होता है वो बेस का होता है. तो सो वी कैन सी ऑल्सो हियर कि आपका जो कलेक्टर जो है वो उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है ताकि आपका जो हीट जो है वो डिसिपेट हो सके एट द कलेक्टर. और जो बेस है उसका एरिया सबसे कम होता है क्योंकि ट्रांजिस्टर एक्शन जो है वो आपके इस ये जो आपके नैरो मतलब एरिया जो दिया हुआ है उसी के कारण आपका एक ट्रांजिस्टर एक्शन आपके एक ट्रांजिस्टर में होता है. तो अगर आप देखें there is a 3 terminal, one is the emitter terminal, one is the base terminal and other is the collector terminal. So we can write it here. This is the emitter terminal, base terminal, collector terminal. और ये जो तीनों टर्मिनल्स हैं जिसके आप कोई भी फिजिकली कनेक्शन कर सकते हैं, इस टर्मिनल को ओमिक कांटेक्ट के द्वारा इसको बनाया गया है. और ये जो ओमिक कांटेक्ट है वो आपको एक थिक शेडेड पोर्शन के द्वारा दिखाया गया है. एंड यू कैन ऑल्सो टेल दिस टर्मिनल इज़ अ यूज़र एसेसिबल टर्मिनल. फर्दर जैसा कि हमें पता है कि एक ट्रांजिस्टर में कैरियर कंसंट्रेशन का फ्लो होता है. कैरियर कंसंट्रेशन या तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा या तो होल का फ्लो होगा. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और होल्स को फ्लो एक मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए अगर एक कोई
इलेक्ट्रॉन या होल्स एक प्रेजेंट है आपके एक इमिटर रीजन में और उसको फ्लो करके बेस में जाना है, तो उसको एक अपोजिशन फेस करना पड़ेगा जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एक मैं टर्मिनल बनाता हूँ एक बेस में जिसका नाम हम बी डैश देते हैं। सो दिस इज टर्मिनल बी डैश, और ये जो टर्मिनल आपका बी डैश है दैट इज़ नॉट अ यूज़र एसेसिबल। आपके यूज़र एसेसिबल आपके ई बी सी है, और ये एक इंटरनल बेस टर्मिनल बनाया है जिसको हमने नाम दिया है इंटरनल बेस और वर्चुअल बेस। अब कोई भी कैरियर को अगर फ्लो करना है लाइक इमीटर से बेस में या बेस मीन्स बी डैश पॉइंट पे, और अगर कलेक्टर के किसी रीजन से बी डैश पॉइंट पे या इस बेस टर्मिनल से आपके इस बेस पॉइंट पे जाना है, तो वो एक रेजिस्टेंस अपोजिशन शो करेगा दैट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस। सो हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं इन बिटवीन दीज टर्मिनल्स। तो यहाँ पे हम इन रेजिस्टेंस का नाम रख सकते हैं आर बी डैश ई, दिस इज आर बी डैश एंड दिस इज आर बी डैश सी। अब फर्दर हम देखते हैं कि जैसा कि हमें ये पता है कि कलेक्टर का एरिया सबसे बड़ा है, देन इमीटर का एरिया एंड देन बेस का एरिया। सो वी कैन राइट इट हियर, द एरिया ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ इमीटर एंड ग्रेटर देन एरिया ऑफ बेस। एंड जैसे एरिया आपका जैसे बड़ा है तो जो रेजिस्टेंस जो है, जो अपोजिशन जो है, जो फ्लो करने में अपोज करेगा कैरियर कंसंट्रेशन को, वो हम लिख सकते हैं रो एल बाई ए। सो जो रेजिस्टेंस जो है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो जो रेजिस्टेंस एट कलेक्टर पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस लगेगा मीन्स जो एक कैरियर कंसंट्रेशन जो एक कलेक्टर में है और उसको या तो आप कलेक्टर टर्मिनल से अगर कोई कैरियर कंसंट्रेशन को फ्लो करना है एट द पॉइंट बी डैश, तो उसको सबसे ज़्यादा सबसे कम रेजिस्टेंस अपोज मतलब मिलेगा, क्योंकि आपका एरिया सबसे ज़्यादा है और रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। इन द सेम मैनर अगर किसी बी टर्मिनल से कैरियर कंसंट्रेशन को बी डैश टर्मिनल पे जाना है, उसमें आपके जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा अपोज करेंगे उस कैरियर कंसंट्रेशन को। और जो इमीटर से बेस बी डैश टर्मिनल में अगर किसी कैरियर कंसंट्रेशन को मूव करना है तो आर बी डैश से कम आपके अपोजिशन मिलेंगे एज कंपेयर, बट इससे ज़्यादा मिलेंगे। सो वी कैन राइट इट हियर दैट आर सी इज लेस देन RE is greater than RB, and this B dash we can write it here virtual base, जैसा कि हमने इसको डिनोट भी किया है आपके मॉडल में, दैट इज दिस इज कॉल्ड द B dash। सो अगर आप इसमें अगर वैल्यू को देखें कि आपके जो आर बी डैश हैं उनका वो जो रेजिस्टेंस अपोजिशन शो करते हैं और जो रेजिस्टेंस जो आर बी डैश होता है वो किस रेंज में आते हैं, तो आपके जो आर बी डैश है वो आपके 100 किलो ओम के रेंज में आएंगे, जिसको हमने बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस भी कहा है। इट विल कम अराउंड 100 ओम। एंड दिस रेजिस्टेंस आर बी ई डैश एंड आर बी सी डैश का रेंज जो होता है वो काफ़ी कम होता है, दैट इज़ अराउंड 1 to 4 ओम।
RB-E is around 1 to 4 ohm and RB-C का अगर रेंज देखें तो 1 to 4 ओम होता है। तो जैसे कि हमने एक मॉडल में हमने दिखाया है, तो इसमें हमने RB-B' को दिखाया है बिकॉज कि जब हम इसमें आपके जो ओमिक कॉन्टैक्ट्स जो है आपके 3 टर्मिनल है, मीटर है, बेस है, कलेक्टर है, और एक हमने वर्चुअल बेस लिया है एट द मिड ऑफ द बेस रीजन, तो उसके बीच में जो बेस का जो रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड द बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस, वो सिग्निफिकेंट नंबर्स आ रहे हैं, दैट इज़ अराउंड 100 ओम। तो वो हमने जब हमने एक मॉडल को ड्रॉ किया तो वो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे, सो वी हैव ड्रॉ दिस वैल्यू ऑफ RB-B' हियर। सो हमने यहाँ पे 2 टर्मिनल को रिप्रेजेंट किया है, दिस इज़ B एंड B', और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज़ द बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस, इसका आपका रेंज इज़ कमिंग अराउंड द 100 ओम। सो हमने इसको एक मतलब इस मॉडल में हमने इसको दिखाया है। इन द सेम मैनर अगर आप देखें जो RB-E जो है एंड RB-C जो है उसका रेंज आपका काफ़ी कम है, और हम इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं इसको बिकॉज इस कंपैरेटिवली अगर आप इसमें रेजिस्टेंस को देखें, दिस इज़ द इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज़ RB-E, तो इनपुट रेजिस्टेंस इट विल कम इन किलो ओम रेंज एंड RB-C जो है वो भी इसका वैल्यू भी जो है वो आपके किलो ओम के रेंज में आते हैं। तो कंपैरेटिवली अगर आप इनका वैल्यू जो देखें, जो ओमिक कॉन्टैक्ट्स और इसके बीच के जो जाके जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो काफ़ी कम है, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। बट बिकॉज ऑफ द RB-B' has some significant values of the resistance, तो हमने इसको कंसीडर किया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि we have taken these one is the external base and another one is the internal base, that is the virtual base, और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है that is called the base spreading resistance। नेक्स्ट वन इज़ द RB-E, इसको R पाई से भी हमने डिनोट करते हैं, और ये जो है आपका इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द टर्मिनल है, और यू कैन से दैट द रेजिस्टेंस बिटवीन द बेस टर्मिनल एंड इमीटर टर्मिनल, और यू कैन से द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन इमीटर, और यू कैन ऑल्सो से दैट द इंक्रीज इन द माइनॉरिटी कैरियर इन द बेस, बेस के अंदर आपके जब माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन वहाँ पे आपके बेस में एक रिकॉम्बिनेशन करंट फ्लो करने लगते हैं, एंड उस रिकॉम्बिनेशन करंट को अपोज करने के लिए जो रेजिस्टेंस पिक्चर में आएंगे दैट इज़ कॉल्ड द RB-E। और अगर इसके अपोजिट में देखें तो जो इसको सपोर्ट इस रिकॉम्बिनेशन में जो सपोर्ट कर रहा है जिसको एडमिटेंस कह सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ GB-E, एंड दिस GB-E इज टेकन बिटवीन द टर्मिनल B' एंड E। अनदर वन इज़ द C, और इसे हम C पाई भी डिनोट करते हैं, और ये जो C पाई है जैसा कि आपको पता है कि एक ट्रांजिस्टर में हमने डिस्कस किया था कि दिस इज़ द ट्रांजिस्टर, एंड यहाँ पे एक अगर आपका फर्स्ट आपका जो जंक्शन है वहाँ पे अगर फॉरवर्ड बायस है तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होता है, एंड इन बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस एट द सेकंड J2 जंक्शन और सेकंड मीन्स बेस एंड कलेक्टर जंक्शन, तो वहाँ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पिक्चर में आते हैं। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे जो ये जो C है दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट द एक्सिस माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज इन द बेस is accounted for the diffusion capacitance between the terminal base
B dash and emitter terminal. So this C is nothing but a gate diffusion capacitance because of the excess minority carrier storage in the base region. And next is the RB dash C, or you can say GB dash C, and this is the RCE or GCE. And these two resistance is because of the early effect. जैसा कि हमें पता है कि एक जो अर्ली इफेक्ट है वो वोल्टेज वेरिएशन को दिखाता है अक्रॉस द कलेक्टर टर्मिनल एंड इमीटर जंक्शन टर्मिनल, जिसके कारण बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। एंड बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव बेस विड्थ का जो चेंज होता है, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द इफेक्टिव बेस विड्थ, इट काउजेज द इमीटर करंट एंड द कलेक्टर करंट टू चेंज। मतलब कि जैसे आपका बेस विड्थ जो है वो चेंज होगा तो आपके इमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट भी चेंज होंगे। एंड बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर इन द बेस रीजन, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर इन द बेस रीजन, एंड दिस effect is in at input and output is taken into account by this resistance RB-C and RCE. The next one is the CC, and it is also denoted by C mu, and this is called the collector junction barrier capacitance. और यह क्योंकि रिवर्स बायस कंडीशन में आपके पिक्चर में आते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, एंड इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय द COB. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द GM VB-E, और इसको हम करंट जनरेटर भी कहते हैं, एंड दिस इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और ये जो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है वो डिपेंड कर रहा है आपके VB-E में। तो अगर जो VB-E जो है, अगर इसको हम चेंज करते हैं, हम स्मॉल चेंज ड्यू टू द स्मॉल चेंज ऑफ द VB-E अक्रॉस द इमीटर जंक्शन, जो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर जो है इंजेक्ट करेंगे आपके बेस में, एंड देयरफॉर जो आपके कलेक्टर में जो करंट है वो आपके काफ़ी इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसको हमने GM VB-E से डिनोट किया है। सो वी कैन से इट हियर, बिकॉज ऑफ द स्मॉल चेंज ऑफ द VB-E across the emitter junction, the excess minority carrier concentration injected into the base and therefore resulting in increase of the collector current, and this effect is taken into account by the term GM VB-E. So we have taken the output from VCE, तो यहाँ VCE हमने डिनोट किया है, एंड द इनपुट वोल्टेज इज अ VBE, and the output current is the IC1, and the current flow from this terminal is the IB, that is the input current. एंड ये जो आपका जो कंप्लीट जो सर्किट है दैट गिव्स अ हाइब्रिड पाई मॉडल, और जो हाइब्रिड पाई मॉडल है वो आपके एक हाई फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस. So we can write it here. High frequency small signal analysis and it is also used for low frequency small signal analysis. सो फॉर द लो फ्रीक्वेंसी हम लोग हाइब्रिड मॉडल को भी इस्तेमाल करते हैं,
and with the help of hybrid pi model we can analyze the transistor for high frequency as well as the low frequency small signal analysis. So further we have already discussed about their parameter, that is GMVB current generator, GB dash E, GC, GB dash C. There is a two capacitance, one is the diffusion capacitance, other one is the transition capacitance in high frequency analysis. And further the next topic is the pi model at low frequency. So अगर हम एक पाई मॉडल को लो फ्रीक्वेंसी में आप ड्रॉ करना चाहें तो उसमें व्हाट इज़ द पिक्चर. सो इन एट लो फ्रीक्वेंसी जैसा कि हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस जो है वो एज एन ओपन सर्किट की तरह का एक्ट करेंगे. जैसा कि हम लोगों ने इस लेक्चर के शुरू में ही हमने डिस्कस किया था कि जो आपके जो कैपेसिटेंस है इन बिटवीन द जंक्शन दैट इज द कैपेसिटेंस, it is showing a very high value of impedance, so it act as a open circuit. so ये as an open circuit की तरह काम करेंगे तो वो आपके पिक्चर में आएंगे नहीं. तो अगर आप एट पाई मॉडल एट लो फ्रीक्वेंसी अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो you can draw like first one is the C and CC act as open circuit. So equivalent circuit we can draw it here. This is RB B dash, base spreading resistance. This is B, this is E, and this is R B dash E. Further this resistance, which is a very high value, R B dash C, and there will be a one voltage controlled current source, current generator, GM VB dash E, and VB dash is here, VB dash E, because this is B dash, and further this is RCE, this is VCE. The current flowing is through it is IC, this is VBE, this is emitter E, this is collector C. So this is a hybrid pi model at low frequency. और अगर हम हाइब्रिड मॉडल को ड्रॉ करना चाहें एट लो फ्रीक्वेंसी, बिकॉज द हाइब्रिड मॉडल इज basically we are using it for the low frequency only, so we can draw and compare it. This is voltage controlled voltage source, this is HIE, this is current controlled current source, HOE, this is VCE, this is emitter terminal, this is base terminal, this is collector terminal,
IC is flowing from here, and this is HREVCE, and this is HFEIB, and this is IB. So we can compare these two model at low frequency. So this is nothing but the hybrid model. At low frequency. Now we can define the terms related to the hybrid pi model. So first one is the transconductance. GM. So this transconductance GM is equal to V I out by V in, keeping V out is equal to 0. तो अगर हम यहाँ पे कॉमन एमिटर सर्किट का मॉडल देखें तो I out is nothing but IC and V in is equal to VBE and V out is equal to VCE is equal to 0. So further if हम इसको सॉल्व करते हैं, so then we will get the value IC, DC value of IC by VT. VT is a thermal voltage. And its value is 26 millivolt at room temperature. So we can write it here. GM is equal to mod of IC, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसीलिए we have taken here it as a mod VC by 26 millivolt. Second one is RB dash E. Is equal to HFE by GM. Third one is the base spreading resistance, RBB dash is equal to HIE minus RB dash E. Fourth one is RB dash C is equal to RB dash E by HRE, or we can write like GB dash C is equal to HRE by RB dash E. And the fifth one we can define here GCE HOE minus 1 plus HFE by GB dash C is equal to 1 by RC. तो इनका डेरिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो इसका डेरिवेशन आपको जानने की आवश्यकता नहीं है. यू कैन डायरेक्टली यूज़ दिस टर्म अगर आपको कुछ निकालना है, ट्रांसकंडक्टेंस निकालना है, एक बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस निकालना है, या
अदर रेजिस्टेंस ऑफ दिस मॉडल हाइब्रिड पाई मॉडल का अगर कोई रेजिस्टेंस निकालना है, सो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे कि आर बी डैश सी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर बी डैश ई। सो आर बी डैश सी इज़, यहाँ नोट में लिख देता हूँ, आर बी डैश सी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर बी डैश ई, बिकॉज आपका जो कलेक्टर जंक्शन है दैट इज़ अ रिवर्स बायस, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब शो करेगा, एंड योर बेस इमीटर जंक्शन इज़ द फॉरवर्ड बायस। So that's why RB dash C is very very greater than RB dash E. So we can write it here. JC is reverse bias JE is forward bias. The next one is the typical values at the room temperature. जैसा कि हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल में भी हमने typical values at room temperature and IC at constant current पे हमने डिफाइन किया था इन हाइब्रिड मॉडल। इन द सेम मैनर हम हाइब्रिड पाई मॉडल में भी हम टिपिकल वैल्यूज़ को देखेंगे, सो डैट कि अगर हमको इन फ्यूचर अगर हमको इसके प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है तो हम इस टिपिकल वैल्यूज़ को यूज़ करके हम उसके रिज़ल्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो सो फर्स्ट वन इज़ GM। So this typical value is valid for the at room temperature. So GM is equal to 50 milliampere per volt. Second one is RB dash E is equal to 1 kilo ohm. Third one is RCE is equal to 80 kilo ohm. Fourth one is base spreading resistance is equal to 100 ohm. जैसा हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस भी किया था कि बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस का रेंज होता है 100 किलो ओम। सो RB dash C range is 4 मेगा ओम। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसा द लास्ट स्लाइड वी हैव डिस्कस दैट द RB dash is C is very very greater than RB dash E. So we can see here that this is in mega ohm range, and the RB dash E is in kilo ohm range. And sixth one is CC is equal to 3 picofarad. Seventh one is CE is nearly 100 picofarad.